नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर शाहपुरा सेक्टर में 3 मंजिला मकान गिर गया है, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 2 घायल हुए हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। शाहपुरा सेक्टर ग्राउंड के पास की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, शाहपुरा सेक्टर ए में 3 मंजिला मकान धराशायी हो गया, गिर गया है और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, वहीं 2 घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया उपचार के लिए। ये तस्वीरें देखिए, एम्बुलेंस भी यहां पर पहुंच चुकी है और ग्राउंड के शाहपुरा सेक्टर 1 ग्राउंड के पास की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। जेसीबी मशीन के जरिए मलबे को हटाया जा रहा है, रेस्क्यू अभी भी जारी है। हालांकि कितने लोग मलबे के नीचे दबे हैं ये अभी अज्ञात है और लगातार मलबा हटाया जा रहा है। मलबा हटने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने मजदूर या कितने लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। फिलहाल एक मजदूर की मौत की खबर है और 2 को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है उपचार के लिए। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर शाहपुरा सेक्टर ए में 3 मंजिला मकान गिर गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हुए हैं। घायलों को हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। हुआ है जिसमें एक बिल्डिंग धराशायी हो गई है और ये इस बिल्डिंग काफी साल पुरानी बताई जा रही है, जिसमें रिकंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जाना था और इसी काम के दौरान जो बिल्डिंग है वो गिर गई और यहाँ पर करीब 6 मजदूर मलबे में दबे हुए थे, जिसमें से सभी मजदूरों को 5 मजदूरों को फिलहाल निकाल लिया गया है, उनको अस्पताल भेजा गया है उपचार के लिए। लेकिन एक मजदूर फिलहाल मलबे में दबे हुए हैं, जिनकी मौत की खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। और आप देखेंगे कि 2 जेसीबी मशीन यहाँ पर लगी हुई है, जिससे मलबे को निकालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और करीब जो पुरानी बिल्डिंग थी, ऐसे में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो सुरक्षा जो मानदंड है उसका यहाँ पर पालन क्यों नहीं किया गया, या फिर जो दूसरे सवाल है वो भी यहाँ पर उठाए जा रहे हैं कि जब बिल्डिंग गिराने का काम किया जा रहा था तो ऊपर से क्यों किया गया, नीचे से इसको व्यवस्थित तरीके से बिल्डिंग को गिराने का काम क्यों नहीं किया गया। और जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जो दूसरे अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर काम यहाँ पर ये जो मलबे को हटाने का जो काम है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किया जा रहा है। और नगर निगम जो कमिश्नर हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर ये जो हादसा हुआ है और किस तरीके से यहाँ पर। सर, हादसा कितने बजे हुआ? बिल्डिंग ये जो मजदूर जब दबे हुए थे करीब 1 घंटा पहले करीब। कितने मजदूर इसमें दबे हुए? अभी एक व्यक्ति और है, ऐसी जानकारी है। 6 लोग काम कर रहे थे, 3 लोग निकल पाए, 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया, एक व्यक्ति और बचा। तो सबको हॉस्पिटल में भेजा गया है? 2 लोग हॉस्पिटल भेजा गया, एक व्यक्ति और। तो 6 थे, जिसमें से एक अभी फिलहाल अंदर दबे हुए हैं और 1 घंटे पहले इसका कामकाज चल रहा था। और सर, इसमें ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो सुरक्षा मानक है उनका पालन नहीं किया गया, बिल्डिंग को सही तरीके से जो गिराया नहीं गया, क्योंकि ऊपर से गिराया गया, नीचे से प्रॉपर गिराया जाना था, तब इतना बड़ा हादसा शायद नहीं होता। मिस्टेक तो प्राथमिक रूप से लग रहा है और जानकारी मिल जाएगी। तो आगे क्या होगा सर इसमें, अगर कोई किसी तरह के सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया है बिल्डिंग गिराने? हम एक्शन लेंगे, पहले रेस्क्यू इम्पोर्टेंट है। तो इस पूरे मामले को लेकर जो रेस्क्यू है वो भी किया जाएगा और सुरक्षा मानकों का अगर पालन नहीं किया गया है तो जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो मजदूर हैं उनको अस्पताल भेजा जा रहा है और एक मजदूर की मौत की खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। कैमरामैन क्लांसी के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे चुनाव के ऐलान की। राज्य निर्वाचन आयोग ने एमपी में नगर निगम चुनाव का ऐलान कर दिया है। निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण के लिए 6 जुलाई, जबकि दूसरे चरण के लिए 13 जुलाई को वोटिंग होनी है। पहले चरण के नतीजे 17 जुलाई को, जबकि दूसरे चरण का रिजल्ट 18 जुलाई को आएगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही नगरीय निकायों में आचार संहिता लागू हो गई। दोनों चरणों के साथ निर्देशन पत्र प्राप्त करने की आखिरी तारीख 18 जून है, वही नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है 22 जून। इसी दिन चुनाव आयोग उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह बांट देगा। अलीराजपुर, मंडला, डिंडौरी में फिलहाल निकाय चुनाव नहीं होंगे। यहां निकाय का कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ है। कल 38 नगरीय निकायों में
कुल 38 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं। वहीं आपको बता दें, दोनों चरणों में मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई, द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई। प्रथम चरण की मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 17 जुलाई और द्वितीय चरण की मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 18 जुलाई। इस तरीके से पंचायतों के समस्त रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन 15 जुलाई को और अर्बन बॉडीज के समस्त रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन 18 जुलाई को हो जाएगा। 1.5 महीने के अंदर पंचायतों के भी और नगरीय निकायों के भी चुनाव समाप्त हो जाएंगे। आचरण संहिता 18 जुलाई। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी रंजना दुबे जुड़ गई है लाइव राजधानी भोपाल से। रंजना, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही निश्चित तौर पर अब हलचल तेज होने वाली है। सियासी हलचल निश्चित तौर पर तेज होगी। क्या कुछ सियासी समीकरण राजधानी भोपाल का? जी सुमित, बिल्कुल मध्य प्रदेश में अगर बात करी जाए नगरीय निकाय चुनावों का जो बिगुल है वो बच गया है और आज तारीखों का भी ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय चुनाव है वो 6 जुलाई को होंगे और 2 चरणों में ये चुनाव होंगे, जिसमें दूसरा चरण 13 जुलाई को होगा और इसमें जो मतगणना है वो भी 17 और 18 जुलाई को होगी। यानी बहुत जल्द चुनाव शुरू होंगे तो जो रिजल्ट उतने जल्दी आ जाएगा। और इसमें अभी फिलहाल 413 जो नगरीय निकाय हैं, जिसमें से सिर्फ 347 नगरीय निकाय हैं जहां पर मतदान होगा, क्योंकि बाकी के जो नगरीय निकाय हैं उनका कार्यकाल फिलहाल पूरा नहीं हुआ है और उसमें जो बाद में चुनाव है वो कराए जाएंगे। और 2 चरणों में जो नगरीय निकाय का चुनाव होगा, तो पहले चरण में 11 नगर पालिका निगम है, 36 नगर पालिका परिषद है, 86 नगर परिषद, यानी कुल मिलाकर पहले चरण में 133 नगरीय निकायों में जो मतदान है वो होगा। और दूसरे चरण में 5 नगर पालिका निगम है, 40 नगर पालिका परिषद है, 169 नगर परिषद, यानी कुल मिलाकर दूसरे चरण में 214 नगरीय निकायों में जो मतदान है वो होगा। 1,53,00,000 से ज्यादा जो मतदाता है वो मतदान करेंगे। और इस बार मतदान केंद्रों में जो वीडियोग्राफी है वो भी कराई जाएगी। 3 जिले ऐसे हैं जहां पर चुनाव फिलहाल नहीं कराया जाएगा। और जहां तक अपने समीकरण का जिक्र किया है सुमित, तो राजधानी भोपाल की अगर बात करी जाए तो ये जो महापौर की सीट है वो ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुई है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां पूरा जोर आजमाइश करेंगी कि जो चाहे बीजेपी की बात कर ली जाए या कांग्रेस की बात कर ली जाए, उनकी ही पार्टी का जो महापौर है यहाँ पर काबिज हो। और इसी बात को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों की तरफ से वो यहाँ पर देखने को मिल रही। चुनावों के पहले से ही तमाम जो सक्रियता है वो पार्टी की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रही है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको हर जिले में, हर वार्ड में सक्रिय कर दिया गया है ताकि जो जीत है पार्टी की सुनिश्चित हो सके, क्योंकि इन चुनावों से विधानसभा चुनावों की तस्वीर क्लियर हो जाती है सुमित। और यही वजह है कि जो राजमार्च लगाई जा रही है और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही, ताकि इस बार किसी भी तरह से कोई निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में दलों की कोई कमी यहाँ पर रहना जाए, कोई चूक यहाँ पर ना हो। क्योंकि बिल्कुल ठीक बात की रंजना आपने कि इन चुनावों से जनता का मूड समझ में आ जाता है राजनीतिक दलों को। बहुत धन्यवाद रंजना आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी में महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव पार्षद से कराने के सरकार के फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इसके लिए लगी याचिका में महापौर की तरह ही नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव ही प्रत्यक्ष तरीके से कराने की अपील की गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने याचिका में यह तर्क दिया है कि महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष की कार्यप्रणाली एक जैसी ही है, तो फिर उनका चुनाव अलग अलग तरीके से कैसे हो सकता है। राज्य सरकार का ये कदम भेदभावपूर्ण है। याचिका में विधि और विधायी कार्य विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग को पक्षकार बनाया गया है। पहले सप्ताह राज्य सरकार ने नगर पालिका अधिनियम की धारा 9 में संशोधन कर महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय लिया। वहीं सरकार ने अध्यादेश जारी कर नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव चुने गए पार्षदों से कराने का फैसला ले लिया।
याचिका में दलील दी गई है कि दोनों ही कार्यप्रणाली में कोई अंतर नहीं है। राज्य सरकार का ये कदम भेदभावपूर्ण है। चुनौती दी गई कि भारत के संविधान के तहत भेदभाव की श्रेणी में आता है, जबकि आर्टिकल 14 में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं कि भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर नगर निगम और नगर पालिका के बीच में सरकार भेदभाव कर रही है कि नगर निगम चूंकि एक बड़ा शहर है और एक नगर पालिका छोटे शहर होते हैं, तो ऐसे प्रकार के शहर की जनसंख्या के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, जो कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। पूर्व में भी सरकार ने निर्णय लिया था कि महापौर और नगर पालिका का अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, तो उसी तहत पे या तो दोनों चुनाव अप्रत्यक्ष हो या दोनों चुनाव प्रत्यक्ष हो, ये मांग करते हुए याचिका दायर की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एमपी के 3 दिन के दौरे पर हैं। रिपोर्ट पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। सीएम शिवराज ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद जेपी नड्डा ने नानक टेकरी गुरुद्वारा में मत्था टेका, साथ ही शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया। वहीं दोपहर में उन्होंने बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जेपी नड्डा ने नेहरू स्टेडियम में आयोजित बीजेपी के कार्य समिति की बैठक को भी संबोधित किया और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उनका ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में उनके दौरे को सियासी तौर पर भी काफी अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुका है। ऐसे में आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के रोड मैप पर भी पार्टी के पदाधिकारियों से चर्चा वो करेंगे। दरअसल बूथ जीता तो चुनाव जीता माइक्रो मैनेजमेंट फॉर्मूले के तहत बीजेपी चुनावी स्ट्रेटेजी अपना रही है। इसलिए प्रदेश के बूथ की कमजोरी को दूर करने की प्लानिंग तैयार कर इंप्लीमेंट करने पर फोकस बीजेपी का रहेगा। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में साफ कर दिया है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, इस पर हम पूरी तरह से ब्रेक लगाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग जिनके बच्चे लंबे समय से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो पार्टी का काम करें। उनको मैं पार्टी के काम के लिए प्रेरणा भी दूंगा और उनको हम साधुवाद भी देंगे कि वो उस काम में जुटे। जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, पॉलिसी वाइज हम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाएंगे और उनको हम डिस्करेज करेंगे। ऐसा ना उनके करने, सबसे पहली बात तो कि वो भारत की धरती पर बोलते नहीं हैं, इसीलिए मैंने कहा न ये इंडियन रह गए हैं, न ये नेशनल रह गए हैं, न ये कांग्रेस रह गए हैं। ये भाई बहन की पार्टी बन गई है और ये लंदन में जाकर के बातचीत करते हैं। तो जब भारत ना सुने तो लंदन में जाके बोलना है, बोलिए। भारत आप तो देखते ही हैं, हर चुनाव लड़े जाते हैं, लड़ाई होती है। कांग्रेस की इस बार उत्तर प्रदेश में 297 सीट्स में 287 सीट्स में जमानत जब्त हुई है। साल बेमिसाल 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को आप सही मायने में लेटर और स्पिरिट में मन से, तन से, पूरी ताकत से नीचे जमीन पर पहुंचाएंगे और लाभार्थियों से मिल करके इसको, इस कार्यक्रम को लास्ट माइल डिलीवरी में अपना योगदान करेंगे। सीएम शिवराज ने जेपी नड्डा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नड्डा जी के नेतृत्व में 5 राज्यों में से 4 में महाविजय मिली। अब स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी शानदार सफलता हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि ढोल बज गया है, शंख फूंक दिया गया है। इसके साथ ही कार्य समिति की बैठक में सीएम ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के साथ जाने की बात कही और कांग्रेस पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। सीएम ने निकाय और पंचायत चुनाव में कार्यकर्ताओं से जुट जाने की अपील की है और चुनाव में कांग्रेस को बाहर करने की बात कही। नेतृत्व में संगठन बहुत बेहतर काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार भी, मुझे कहते हुए गर्व है आदरणीय नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनमें कई योजनाओं में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है और हम जनता की बेहतर सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। ढोल बज गए हैं, शंख फूंक गया है, नगाड़े बज रहे हैं। नड्डा जी को विश्वास दिलाओ, नड्डा जी को विश्वास दिलाओ कि स्थानीय निकाय के चुनाव में चाहे वो नगरीय हो और चाहे वो ग्रामीण हो, भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करेगी। कांग्रेस ने ओबीसी के पीठ में छुरा घोंपा था, ओबीसी के आरक्षण खत्म करने का पाप किया था, षड्यंत्र किया था, लेकिन हमने संकल्प लिया था कि ओबीसी के आरक्षण के साथ ही चुनाव के मैदान में जाएंगे। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों। मैंने कहा था विधानसभा में कोई सहयोग करेगा तो उसके साथ,
कोई सहयोग नहीं करेगा तो उसके बिना, और कोई विरोध करेगा तो उसके बावजूद ओबीसी को आरक्षण दिलाकर ही हम चुनाव के मैदान। वहीं स्वागत कार्यक्रम के बाद जेपी नड्डा ईदगाह हिल्स स्थित गुरुद्वारा नानक टेकरी पहुंचे। उन्होंने यहां पर दर्शन कर मत्था टेका। गुरुद्वारे में जेपी नड्डा ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरुद्वारे में आने का मौका मिला। वहीं न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि एमपी के लिए जेपी नड्डा का दौरा महत्वपूर्ण है। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे को पंचायत चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। वहीं कैलाश विजयवर्गीय का कहना था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ने उनका स्वागत किया। मैं जिला भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय दिया। इस बात के लिए मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जबलपुर जाएंगे तो जबलपुर भी उनके स्वागत के लिए तत्पर। बहुत महत्वपूर्ण, नड्डा जी जहां भी जाते हैं वहां कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। बैतूल की घोड़ा डोंगरी तहसील में रेत माफिया ने वन विभाग की एक महिला बीट गार्ड को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामला बुधवार सुबह 5 बजे का बताया जा रहा है, जब घोड़ा डोंगरी के वन क्षेत्र से कुछ रेत माफिया ट्रैक्टर में रेत भरकर ले जा रहे थे। मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर अमला पहले ही घोड़ा डोंगरी फॉरेस्ट नाके पर मुस्तैद था। जैसे ही रेत से भरा ट्रैक्टर नाके पर पहुंचा, वन विभाग के अमले ने उसे रोककर पूछताछ करने का प्रयास किया, लेकिन ड्राइवर भाग निकला। हालांकि वन अमले ने कुछ ही घंटे के भीतर ट्रैक्टर के चालक और मालिक दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पन्ना के अजयगढ़ थाना इलाके में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास लगे बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद मौके पर भगदड़ के हालात बन गए। बाद में स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। बिजली विभाग को सूचना भी दी गई। सप्लाई बंद हुई। सतना में शहर के बीचों बीच स्थित जय स्तंभ चौक के पास ट्रांसफार्मर में आग लगी। ट्रांसफार्मर में आग लगने से शहर की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बहरहाल नया ट्रांसफार्मर लगाने की कवायद की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से ट्रांसफार्मर में आग लगी है, और इस आग के बाद निश्चित तौर पर बिजली बाधित हुई है। पन्ना और सतना की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोनों ही तस्वीरों में देखिए ट्रांसफार्मर जलकर किस तरीके से धुआं हो गए और अंगारे निकलते हुए नजर आए। पन्ना में जिस तरीके से आप देख सकते हैं, एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। जब शिकार के चक्कर में खुद ही पिंजरे में फंस जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? जी हां, कुछ ऐसा ही सागर में हुआ, जहां चूहे का पीछा करते करते एक सांप चूहे को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में जा घुसा और पिंजरा बंद हो गया। सुबह जब घर वाले सोकर उठे तो देखा कि चूहे के पिंजरे में हलचल हो रही है। लोगों ने पहले सोचा कि शायद चूहा ही फंसा होगा, लेकिन जब करीब से देखा तो उसमें एक सांप फंसा हुआ था। हालांकि पिंजरे में फंसे घोड़ा पछाड़ सांप ने चूहे को तब तक निगल लिया था। स्नैक कैचर ने सांप को पिंजरे से रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। रीवा से खबर है, जहां पर टमस नदी में डूबे 3 लड़के नाव डूबने से लापता हो गए। नाव से तीनों लड़के टमस नदी में जा रहे थे। तीनों लड़के टमस नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। दरहन गांव के रहने वाले तीनों लड़के बताए जा रहे हैं। गुरगुदा गांव को जाने के लिए सड़क नहीं है और एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है।
लोग अपनी जान जोखिम में डालकर एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं और जिसका डर था वही हुआ। 3 लड़के डूबे हैं और उनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। आइए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।